गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एविएटर एकेडमी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर एविएटर क्लासेस अपनी एकेडमिक की क्लासेस को स्टार्ट कर रहा है, जिसमें हम लोग क्लास 11th 10th और 12th से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो जिस प्रकार से आपने हमारे कंपटीशन का जो चैनल एविएटर क्लासेस है उसको अपना प्यार दिया है, उसी प्रकार से आप इसको भी अपना प्यार देते रहें। आज की जो ये क्लास है, इस क्लास में हम लोग वैद्युत आवेश के सबसे पहले चैप्टर, क्लास 12th की फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश। इस वैद्युत आवेश के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना अपना समय गवाए हुए हम लोग अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि वैद्युत जो आवेश है, उस वैद्युत आवेश की स्थिति होती किस प्रकार से है। देखिए, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि सामान्य रूप से आपने ये देखा होगा कि जब कभी भी कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में क्या होता है कि वैद्युत और चुंबकीय गुण होते हैं। क्या होते हैं? वैद्युत और चुंबकीय गुण होते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई भी लोहे की वस्तु है, अगर उस लोहे की वस्तु में से क्या होगा, लोहे की वस्तु में से अगर हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास क्या बन जाता है, आसपास की स्थिति में अगर देखा जाए तो आसपास एक क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण वो अन्य चीजों को क्या करता है, आकर्षित करता है। या आपने देखा होगा कि सामान्य रूप से हमने कोई स्केल लिया और स्केल लेने के बाद में हमने क्या किया, हमने उसको अपने बालों से घिसा, तो वहां पर क्या होगा कि अगर कागज होगा तो उस कागज को वो क्या करने लग जाएगा, अपनी ओर आकर्षित करने लग जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो सामान्य रूप से आपसे कहा जाए कि वैद्युत आवेश की स्थिति किस प्रकार से होती है, तो वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव जो है वो उत्पन्न करता है। या जो वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करना या वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव को अनुभव करना जो होता है वो किसके कारण होता है, वैद्युत आपका किसके कारण है, वैद्युत आवेश के कारण होता है। सामान्य रूप से आपने क्या देखा होगा, जरा इस पर थोड़ी सी बात हम लोग चर्चा कर लेते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा, होता क्या है कि मान लीजिए हमारा कोई भी आवेश है ना। आवेश अब देखो होता क्यों है, जैसे कि हम और आप जानते हैं कि पदार्थ जो है, क्या कहा गया, पदार्थ आपके मुख्य रूप से 3 कणों से मिलकर बना है। पदार्थ किससे बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु मुख्य रूप से किससे मिलकर बना होता है, तो परमाणु मिलकर बना होता है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि सामान्य रूप से हमारे पास में नाभिक जो होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। साथ ही साथ में यदि आप बाहरी कक्षाओं में देखेंगे तो बाहरी कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम और आप इस बात से परिचित हैं अच्छी तरह से कि इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं, आवागमन करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही आवागमन करते हैं। अर्थात किसी भी पदार्थ में उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र अगर देखा जाए तो वो मुख्य रूप से किसके कारण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है भाई। अब अगर हम लोग देखेंगे तो हमने एक स्थिति और समझी है जिसको हम लोग जानते हैं कि आवेश, देखिए मुख्य रूप से क्या होता है, आवेश जो है वो किसके कारण होता है, आवेश अभी आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन के कारण होता है ना, इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो आवेश भी उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात किसी भी पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव जो उत्पन्न होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, आवेश के कारण उत्पन्न होता है। और आवेश मुख्य रूप से किसके कारण उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के कारण उत्पन्न होते हैं। अब देखेंगे, अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो हैं, अब इलेक्ट्रॉन के संख्या अलग अलग हो सकती है। इसी प्रकार से आवेश से संबंधित पहली स्थिति आती है कि आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश अर्थात चार्ज, अगर हम वैद्युत आवेश के विषय में बात करें तो यह क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और यह मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। इसीलिए आवेश का एक फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, अर्थात आवेश बराबर हो गया इलेक्ट्रॉन, जहां N क्या होता है, देखिए Q क्या है आपका,
Q होता है आवेश होता है। क्या होता है? Q आवेश होता है। N क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और अगर हम E के बारे में बात करें तो E होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। किसका आवेश? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। और जैसा कि हम और आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब अगर हम लोग बात करें तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो भी आवेश होता है उस आवेश का मुख्य कारण क्या होता है? तो आवेश का मुख्य कारण होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के विषय में बात करें तो सामान्य रूप से दो प्रकार की स्थितियां आती हैं। पहली तरह की स्थिति क्या है, जरा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए भाई, पहले प्रकार की स्थिति कैसे आएगी? पहले प्रकार की स्थिति आती है कि इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाए। क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए। अब देखिए जरा, यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो इस इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश कितना होता है? नेगेटिव आवेश होता है। जब नेगेटिव आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? ऋण आवेश होते हैं। क्या होते हैं? ऋण आवेश। तो अगर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, अगर आप मुझे बताइए, अगर देखा जाए कि आपके साथ में कोई एक ऐसा व्यक्ति जुड़ जाए जो कैसा है? जो ऋणात्मक है, अर्थात जो हमेशा ऊट पटांग क्रियाकलाप करता रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपका आवेश कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएंगे। संगति का असर या जिसको कहते हैं सोबत का असर आप पर भी पड़ेगा। तो यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो इस प्रकार के आवेश को क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहा जाता है। ठीक है। लेकिन अगर क्या हो, अगर आपका आवेश की स्थिति किस प्रकार से है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु है, अगर कहा जाए ये धनावेशित है, धन आवेशित का मतलब क्या हो गया? धनावेशित का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। अर्थात कोई ऐसा दुष्ट बच्चा था या दुष्ट साथी था जो आपके साथ में क्या है? आपके साथ से अलग हो गया, अर्थात उसकी कमी हो गई। तो ऐसी स्थिति में सुधार के चांसेस हो जाएंगे। इसलिए अगर हम बात करें तो आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका धन आवेश, और जब धन आवेश की बात की जाती है तो धन आवेश में हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और अगर ऋण आवेश है तो ऋण आवेश होने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, अब देखिए सामान्य रूप से हम लोग देखेंगे, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो हमें एक बात को समझना है। ये जो आवेश हैं, इन आवेशों के कुछ गुण पाए जाते हैं। आवेशों के जो गुण हैं, वो आवेशों के गुण क्या हैं? आवेश का एक गुण होता है कि देखिए भाई, अगर समान होंगे, क्या होंगे? समान, तो ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। देखिए भाई, समान होंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और विपरीत होगा तो क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? समान होगा तो प्रतिकर्षण, और विपरीत होगा तो क्या होगा? आकर्षण होगा। अर्थात अगर आप देखेंगे कि आकर्षण की स्थिति वही होगी जहां पर विपरीत गुण मिल रहे होंगे। उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में जब समान आवेश होते हैं, एक बात और समझ लीजिए, जो समान आवेश होते हैं उनको कहा जाता है सजातीय। स माने होता है समान, और जातीय माने जाति वाले। एक ही जाति के लोग हैं, क्योंकि समान हैं इसलिए इनको कहा जाता है सजातीय। और अलग अलग जातियों के लोग होते हैं तो उनको कहा जाता है विजातीय। तो कभी भी जब आपकी क्लास में है ना विषम आवेश है, अगर अलग अलग आवेश हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में क्या स्थिति? हमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये सजातीय इसमें कह दिया या विजातीय कह दिया। अरे भाई, एक ही प्रकृति के लोग हैं, एक ही जाति के हैं तो सजातीय, और अलग अलग जाति के हैं तो विजातीय होगा। तो जो समान होंगे तो समानों के मध्य में क्या होगा? आकर्षण बल नहीं लगकर प्रतिकर्षण बल लगेगा,
और अगर विपरीत हैं तो क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। अब देखिए जरा एक बात और समझते हैं, ये ऐसा होता है तो क्यों होता है। देखिए भाई, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखें, सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो क्या है, यहां हम लोग देख रहे हैं कि यहां हमारे पास एक स्थिति दी गई है। यहां देखो भाई क्या है, ये हमारे पास स्थिति इस प्रकार से है कि ये ऋण आवेश है और ये आपका ये धन आवेश है, ये आपका ऋण आवेश है। तो क्या होगा, इन दोनों के मध्य में आकर्षण होगा। लेकिन यदि ऋण आवेश है तो क्या होगा, आपका प्रतिकर्षण होगा। अब ऐसा होता है तो क्यों होता है, जरा उस पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि देखो भाई, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो वैद्युत क्षेत्र किसके कारण होता है, पहले ये बताओ। वैद्युत क्षेत्र हमारा किसके कारण होता है, तो हम और आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र होता है वैद्युत बल रेखाओं के कारण। ठीक है, किसके कारण, वैद्युत बल रेखाओं के कारण। सरल सी बात है इसमें, ये तो हम और आप जानते हैं कि भाई वैद्युत क्षेत्र किसके कारण होता है, तो वैद्युत क्षेत्र होता है वैद्युत बल रेखाओं के कारण। अच्छा जी, अगर हम वैद्युत बल रेखाओं के विषय में बात करें तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा कहां से कहां तक आती है, ये धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ आती है। भाई सरल सा कंसेप्ट क्या है, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से किस तरफ आती हैं, ऋण आवेश की तरफ आती हैं। यही वाली बात तो है, यही तो वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कोई धन आवेश है, क्या है, धन आवेश है, और ये ऋण आवेश है। ये क्या है, ये आपका ऋण आवेश है और ये भी धन आवेश है। अर्थात अगर हम लोग देखेंगे तो समान आवेश हैं। क्या है, समान आवेश हैं, ये भी ऋण है और ये भी ऋण है। जब दोनों के दोनों समान आवेश हैं तो बल रेखाएं कहां से आई, धन से ऋण, ये भी कहां से आई, धन से ऋण, ये भी कहां से आई, धन से ऋण, ये भी कहां से आई, धन से ऋण। और इसमें इस प्रकार से धन से ऋण, ये इस प्रकार धन से ऋण, ये इस प्रकार से धन से ऋण, और ये इस प्रकार से धन से ऋण। तो अब मुझे बताइए, क्या इन दोनों आवेशों के मध्य में किसी प्रकार का कोई बॉन्ड बना, कोई भी रिश्ता बना, नहीं बना। इसकी आवश्यकता इसने पूर्ति कर दी, इसकी आवश्यकता इसने पूर्ति कर दी, तो इन दोनों के बीच में रिश्ते कैसे हुए, मधुर नहीं हो पाए, एक दूसरे से मिले ही नहीं। लेकिन यदि ये उल्टा होता, यहां पर माइनस होता, यहां पर प्लस होता, यहां पर माइनस होता, यहां पर प्लस होता, तो ऐसी स्थिति में क्या होता, इन दोनों में बल रेखाएं धन से ऋण की ओर आरंभ हो गई। तो जब धन से ऋण की ओर आरंभ हो गई तो क्या होगा, है ना, अगर आपके कहते ना, एक कही जाती है कि मैं उनके ही लिए खास हूं जिनको मुझसे कुछ आस है। तो जिसको आस है तो रिश्ते कैसे बनेंगे, मजबूत बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो जो समान हैं, समानों के मध्य, समान आवेशों के मध्य हमेशा और हमेशा क्या होता है, आपका प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। अब हम लोग बात करते हैं, अगला जो स्थिति आती है उसको कहते हैं आपका क्वांटीकरण। क्या होता है, आवेशों का क्वांटीकरण। देखो, आवेशों का क्वांटीकरण कहने का मतलब क्या है, सामान्य रूप से आपको एक बात समझनी है कि आवेश मुख्य रूप से किस कारण होते हैं। तो आवेशों की स्थिति किस प्रकार से है, आवेशों की स्थिति इस प्रकार से होती है कि आवेश किसके कारण होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण का जो सिद्धांत है वो किस प्रकार की स्थिति को कहता है कि किसी भी आवेशित वस्तु, अब देखिए मान लीजिए आवेश इलेक्ट्रॉनों के कारण है। अब जब इलेक्ट्रॉनों के कारण है तो आपको इस बात को समझना है कि भाई इलेक्ट्रॉन यदि अपनी कक्षा छोड़कर दूसरी जगह जाएगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तीन इलेक्ट्रॉन जाएगा, या चार इलेक्ट्रॉन जाएगा। अर्थात जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स आपकी पूर्ण संख्या के रूप में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी फ्रैक्शंस अर्थात भिन्न के रूप में नहीं जाएंगे। 1.2 इलेक्ट्रॉन अपना आवागमन नहीं करेगा। तो यही कहा जाता है
कि आवेशों का क्वांटीकरण इस प्रकार से कहा गया है कि आवेशों का क्वांटीकरण किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश के सरल गुणक के रूप में हो सकता है। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जाता। इसका मतलब यह कहने का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है या किसी भी वस्तु का जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के किसी भिन्न के रूप में हो। अर्थात ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन गया है, 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा पूर्ण रूप में होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 सही 1/3 इलेक्ट्रॉन का आवागमन नहीं होगा या इसकी फॉर्म में कोई भी क्या होगा, आपका आवेश नहीं होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आवेश कैसा होगा, आवेश में अगर हम लोग देखेंगे तो मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि अविभाज्य कण होगा। कैसा होगा, अविभाज्य कण। कैसा कण है, अविभाज्य कण है। ठीक है। अच्छा, अगर हम आवेश के विषय में बात करें तो आवेश का अगर मात्रक देखें, देखो आप एक चीज समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी भी चालक है। अब चालक तो हम लोग समझते हैं, चालक वो पदार्थ होते हैं जिसमें जो ऊष्मा है या जो वैद्युत धारा है, वो वैद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, चालक पदार्थ कहते हैं। तो अगर हम आवेश के विषय में बात करें तो हम और आप ये जानते हैं कि आवेश किसके बराबर होता है। तो आवेश Q बराबर एक तो होता है NE और दूसरा होता है IT, जहां पर I क्या होता है, I होता है वैद्युत धारा। क्या होता है, वैद्युत धारा। क्या कहलाता है, वैद्युत धारा है I। और साथ ही साथ में जो T है वो T क्या है, T आपका समय है। अर्थात अगर हमसे आवेश को परिभाषित करने के रूप में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एकांक समय में किसी चालक तार में बहने वाली धारा को क्या कहा जाता है, उसको वैद्युत आवेश कहते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, क्या कहते हैं आवेश, क्योंकि परिभाषा के रूप में अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। देखो आवेश क्या है, हमने क्या कहा और ये आया कहां से है, जरा ये भी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स जो है वो रटने वाला विषय नहीं है, ये रटने वाला विषय बिल्कुल भी नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल, अगर आपका जो भी प्रश्न है एनसीईआरटी का, ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल आपको क्लास में बताया जाएगा। साथ ही साथ में अन्य टेक्स्ट बुक के भी यदि आप चाहते हैं प्रश्न को करना, तो ऐसी स्थिति में पहले हम चैप्टर को समाप्त करेंगे, थ्योरी को समाप्त करेंगे, थ्योरी के बाद में हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। यदि आप किसी भी अन्य बुक से भी कोई प्रश्न कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि आप आपकी स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है 7505123688, इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना प्रश्न भेज सकते हैं या अपनी समस्या बता सकते हैं। तो आवेश के विषय में हमने क्या कहा, आवेश के विषय में हमने कहा कि Q बराबर क्या है, IT, है ना। Q बराबर क्या होता है, IT होता है। अच्छा, T जहां पर समय है तो हम क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए समय 1 सेकंड होता, समय कितना होता, 1 सेकंड होता, तो T की जगह पर 1 रखते तो Q बराबर हो जाता I। इसी से हमने परिभाषित निकाला है कि किसी चालक तार में, किसी चालक तार में, क्योंकि धारा प्रवाहित उसी में होगी भाई, धारा किस में प्रवाहित होगी, धारा उसी में प्रवाहित होगी जो तार कैसा होगा, चालक होगा। कैसा तार होगा, चालक तार होगा। तो हमने क्या कहा, किसी चालक तार में एकांक समय में बहने वाली या प्रवाहित धारा को वैद्युत आवेश कहते हैं। अर्थात अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास स्थिति क्या आई, हमारे पास स्थिति आई Q इज इक्वल टू IT, है ना।
अर्थात t बराबर 1 हो गया तो q बराबर क्या आ गया, i आया। परिभाषा कोई रटने वाली बात नहीं है। एकांक के समय में किसी चालक तार में बहने वाली वैद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आवेश का मात्रक अगर आपसे पूछे तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो क्या हो गया, अगर आपसे आवेश का मात्रक पूछा जाए तो आवेश का मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकंड। क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड कहलाएगा। ठीक है भाई, आवेश का मात्रक क्या होगा, एम्पियर सेकंड कहलाया जाएगा। साथ ही साथ में इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का एक अन्य मात्रक और है जिसको कहा जाता है कूलाम। क्या कहा जाता है, कूलाम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश के मात्रक कौन कौन से हैं तो आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकंड और कूलाम। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि भौतिक राशियां दो प्रकार से होती हैं, एक होता है सदिश राशि और दूसरा होता है अदिश राशि। तो आवेश हमेशा कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश का मतलब क्या है, ऐसी भौतिक राशियां जिनके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। और सदिश, स माने साथ में, दिश माने दिशा, ऐसी भौतिक राशियां जिनके लिए दिशा की आवश्यकता होती है क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं सामान्य रूप से आवेशों के संरक्षण नियम से। अब देखो आवेशों का संरक्षण नियम क्या कहता है, आवेशों का संरक्षण नियम यह कहता है कि जो आवेश है ना, उन आवेश की अगर स्थिति देखेंगे तो आवेश की स्थिति किस प्रकार से है, आवेश की स्थिति इस प्रकार से है कि आप कभी भी न तो आवेश को क्या कर सकते हो, उत्पन्न कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते, और न ही आवेश को आप नष्ट कर सकते हो। अर्थात इसको केवल और केवल, है ना, जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो कभी उत्पन्न किया जा सकता है और न ही कभी नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। उसी प्रकार हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे पास में जो आवेश है उस आवेश को न तो कभी उत्पन्न किया जा सकता है न कभी भी नष्ट किया जा सकता है। आवेश को हमेशा एक रूप से या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि कोई भी, अब देखिए इस बात को ध्यान रखिए, किसी वस्तु पर कुल आवेश उसको दिए गए अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई वस्तु है ना। अब मान लीजिए ये कोई चालक वस्तु है, क्या है, ये कोई चालक वस्तु है ना, ये कोई चालक वस्तु है। अब मान लीजिए इस वस्तु को एक कूलाम इसके द्वारा, एक के द्वारा दिया गया, 1.5 कूलाम बी के द्वारा दिया गया, मान लीजिए 3 कूलाम सी के द्वारा दिया गया। तो अगर हम देखेंगे कि अलग अलग इन्होंने जितना भी कूलाम दिया है, आवेश दिया गया है, तो सभी 1 और 1.5, 2.5 और 3, 5.5, तो इस वस्तु पर कुल कूलाम कितना होगा, 5.5 कूलाम। तो ये कहने का मतलब है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश उसे दिए गए अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। साथ ही साथ में हमें इस बात को समझना है कि जब कभी भी हमारे पास में आवेश की बात आती है तो आवेश मुख्य रूप से किस पर निर्भर होता है, तो आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित रहता है। अर्थात आवेश जो है द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता। अर्थात ऐसा नहीं हो सकता कि किसी वस्तु में आवेश हो तो उसमें द्रव्यमान ना हो। लेकिन अगर ऐसा है जबकि द्रव्यमान जो है आवेश रहित हो सकता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान हो तो उसमें आवेश ना हो, ऐसा हो सकता है। अगर हम लोग बात करें तो सामान्य रूप से हम लोग देखेंगे, ये हमारे पास में कुछ स्थितियां हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे कहा गया, क्या कहा गया। जैसे हमने कहा कि वैद्युत आवेश जो है, तो वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है, एम्पियर सेकंड या कूलाम होता है। छोटे क्या है, मिली कूलाम या माइक्रो कूलाम। 1 मिली कूलाम बराबर होता है 10⁻³ कूलाम। 1 मिली कूलाम 10⁻³ कूलाम। एक
माइक्रो कूलाम 10⁻⁻⁶ कूलाम है ना, एक नैनो कूलाम 10⁻⁹ ठीक है, इस तरीके से। तो सामान्य रूप से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास में आवेश का जो मात्रक है वो आवेश की मात्रक क्या है, एम्पियर सेकंड या कूलाम होता है। इसके छोटे मात्रक मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम होते हैं। सीजीएस में इसका मात्रक स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, चलिए भाई अब बात करते हैं कि किसी भी वस्तु को यदि हम आवेशित करना चाहते हैं, आवेशित करने का अर्थ आप समझ रहे हो कि आप किसी भी वस्तु को आवेश देना चाहते हैं, तो आवेश देने की स्थिति किस प्रकार से हो सकती है। तो आवेश देने की स्थिति मुख्य रूप से आपकी किस तरीके से हो सकती है, तो सबसे पहले आता है घर्षण। किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है, जैसे आपने देखा कि हमने ये पेन लिया और पेन देने के बाद इसको सिर से घिसा और घिसने के बाद एक कागज लिया, है ना। मैं एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूं, है ना, इससे थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए भी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कागज है ना, तो अगर हम इस कागज को ऐसे अगर हम लोग इसको बिना घिसे हुए अगर हम इसको उठा रहे हैं तो क्या उठ रहा है, नहीं उठ रहा। लेकिन जब हम इसको घिसेंगे, है ना, घिस दिया तो घिसने के बाद में क्या होगा, ये इससे चिपक जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में ये आपने देखा हुआ स्केल है, स्केल से ऐसा हो जाता है। तो ये जो है ये क्या होता है, ये आवेशित करने का एक कारण है। तो क्या कहा गया है, सबसे पहला कारण है घर्षण के द्वारा। घर्षण के द्वारा, घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। जब हम किसी चीज को आपस में रगड़ेंगे तो रगड़ने से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण का मतलब समझते हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। और जैसा कि हम और आप जानते हैं कि जो आवेश है उस आवेश का मुख्य कारण क्या है, आवेश का मुख्य कारण होता है कि आवेश किस प्रकार की स्थिति में, आवेश इस स्थिति में है कि भाई आवेश इलेक्ट्रॉनों के कारण ही तो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में है। तो बाह्य कक्षा में जो वस्तु है उसी का ही तो आदान प्रदान होगा। तो यहां पर आवेश जो है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, घर्षण के द्वारा। घर्षण कहते हैं आपका कैसा है, रगड़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कांच की एक छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाए तो कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। अब देखिए सामान्य रूप से यहां समझते हैं। देखो यहां प्रश्न में क्या कहा गया, प्रश्न में कहा गया, मतलब जो एग्जाम्पल है उसमें क्या कहा गया उसको देख लेते हैं जरा। जैसे कहा गया कांच की छड़ है और उसको रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा गया तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। अब किसी भी वस्तु के धनावेशित होने का अर्थ क्या है, तो हम और आप इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि धनावेशित होने का अर्थ क्या है। देखो भाई, धनावेशित होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब है कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, ठीक है, और यहां रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया, अर्थात यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई। किसकी अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। तो जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है अर्थात यहां पर इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए हैं। क्या हुआ है, यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं तो वो कैसा हो जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो जाएंगे वो हो जाएगा आपका वस्तु ऋणावेशित, और जहां पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, हमने क्या कहा, हमने यही तो पढ़ा है भाई कि जब भी घर्षण किया जाता है, दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है, अर्थात एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं और दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में आ जाते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने से एक वस्तु जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है वो धनावेशित हो जाती है, और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है वो क्या कहलाता है, ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। जैसे एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। ऋणावेशित कहने का मतलब है एबोनाइट की जो छड़ है वहां इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल जाते हैं और ऊन से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। तो ये जो तरीका है ये तरीका क्या कहलाता है, ये घर्षण का तरीका कहलाता है। दूसरा तरीका अगर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास किस प्रकार से जो आवेश है वो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है।
जैसा कि हम और आप जानते हैं, अभी हमने आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा और उस आवेश संरक्षण के सिद्धांत में क्या कहा गया कि आवेश जो है न तो कभी उत्पन्न होते हैं और न कभी नष्ट होते हैं, ये हमेशा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। तो ये कैसे होता है, जरा उस पर हम लोग बात करते हैं। देखो, जैसे हमने कहा गया कि यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाएं तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आपका कैसा? वैद्युत प्रेरण। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं, है ना, जूम। चलिए भाई, जूम हो गया। देखिए, मान लीजिए यहां हमारे पास स्थिति क्या, पहले पढ़ लीजिए इसको। यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास लेकर आएंगे तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, जरा ध्यान से सुन लेते हैं। देखो भाई, यहां आपको यह दिख रहा होगा, यहां की स्थिति किस प्रकार से है, जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, मैं लिख देता हूं तो जिससे आपको समझ में बड़ा आसानी से आएगा। देखो, यहां क्या कहा गया, यहां आपसे कहा गया कि देखिए, ये मान लीजिए कोई आवेशित कण था। ये कैसा था? आवेशित, अर्थात इस पर आवेश था, चाहे वो कमी हो चाहे कुछ भी हो। अच्छा जी, दूसरा क्या है? दूसरा, ये अनावेशित वस्तु है। कैसी वस्तु है? अनावेशित। अनावेशित कहने का मतलब है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश न हो, उसको क्या कहेंगे? उसको कहा जाएगा अनावेशित। ठीक है। अब क्या कहा गया, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में होता क्या है कि यदि किसी आवेशित कण को अनावेशित कण के पास लेकर आएंगे तो उसकी पास वाली सतह पर कैसा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये धन आवेश है तो यहां क्या होगा? ऋण आवेश उत्पन्न होगा। यहां ऋण आवेश है तो क्या उत्पन्न होगा? धन आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है भाई। अच्छा जी, और देखेंगे, और विपरीत सतह पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि यह धन था इसलिए विपरीत सतह पर धन आवेश उत्पन्न हुआ है। यहां एक दूसरे को रगड़ा नहीं गया है, न एक दूसरे से जोड़ा गया है, लेकिन एक दूसरे के पास में लाया गया है। तो इस प्रकार इसकी जो विधि है, इस विधि को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रेरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थैतिक स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा आवेश का आना। दूसरा क्या होता है? देखिए, दूसरा होता है चालन द्वारा। अब चालन क्या है? आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि है चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण। चालन विधि किस प्रकार से है? चालन विधि में क्या होता है कि दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। यदि दो वस्तुओं को, यदि आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के साथ में, किसी पर चार्ज है और किसी पर चार्ज नहीं है, किसी पर रोटी है किसी के पास रोटी नहीं है, दोनों जब मिलेंगे तो क्या होगा? उसमें समान, ये वाला रोटी दूसरे वाले को दे देगा, तो इसमें क्या होता है? समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, संपर्क में होते हैं, इसलिए इस प्रकार की जो स्थिति होती है, उस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं? इसको चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आ जाएं तो क्या होता है? चालन होता है। संपर्क में नहीं आते तो वहां वैद्युत प्रेरण होता है। और जब तीसरा तरीका है आवेश को ट्रांसफर करने का, स्थानांतरित करने का, रगड़ कर। ठीक है। तो आज की जो क्लास थी उस क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम लोग कूलाम के नियम से अपना आरंभ करेंगे। आप लोग जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। तो और मिलते हैं आप सभी से कल इसी समय। हम लोग रेगुलर बेसिस पर आपकी जो क्लासेज हैं वो क्लासेज आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी शाम को 3 बजे। ठीक है। तो 3 बजे आप सभी लोग एविएटर एकेडमिक क्लासेस, क्या है? एविएटर एकेडमिक क्लासेस के चैनल से जुड़ना ना भूलें। ठीक है। एविएटर एकेडमिक क्लासेस। आपकी कोई समस्या हो तो आप हमें आपकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है।
कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो अभी सभी प्रकार की एकेडमिक समस्याओं के समाधान के लिए आप हमसे जुड़े रहें एविएटर एकेडमिक क्लासेस से। थैंक यू, मिलते हैं आप सभी से कल 2 बजे। थैंक यू।